मित्रों नमस्कार, राधे राधे। आज हम कुंडली दृष्टि से इस बात पर विचार करेंगे जो मुद्दा इस दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति यही पूछता है कि महाराज हमारा अच्छा समय कब आएगा। अब अच्छे समय से लोगों के तात्पर्य भी अलग अलग होते हैं। मोस्टली लोगों का तो एक ही तात्पर्य होता है जो आप भी समझ रहे हैं कि महाराज मेरी जॉब कब लगेगी, आर्थिक तंगी या गरीबी जीवन से कब जाएगी। लेकिन इसके सिवाय भी लोगों के और भी प्रश्न होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास आर्थिक तंगी तो नहीं है लेकिन वो किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कहीं अपना धन निवेशित किया था लेकिन अब वो धन उनका फंस गया है, तो वो धन वापस लौट के कब आएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास सब कुछ है लेकिन वो कोर्ट कचहरी के जंजाल में फंस चुके हैं, जिसके कारण से वो बेहद परेशान है इस समय। इसलिए हर व्यक्ति की अलग अलग समस्याएं हैं जो वो कुंडली दृष्टि से ये देखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि उनका अच्छा समय कब आएगा। मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि हमको ये मान के नहीं चलना चाहिए कि जिन लोगों के पास बहुत पैसा है, अमीर हैं, उनके पास कोई समस्याएं ही नहीं हैं। वो उनके पास भी कुछ अलग ढंग की और गंभीर समस्याएं हैं। तो अच्छे समय का तात्पर्य केवल पैसों या जॉब से नहीं है, अन्य चीज़ों से हैं। इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। अब मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता दूं 1 मिनट कि मेरा नाम पंडित राज है। आप अगर कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने विषय पर ही लौटते हैं। तो कुल मिला के मैं आज कुंडली के द्वारा इस विषय का विश्लेषण करके बहुत ही आपको प्रैक्टिकल ढंग से, व्यवहारिक ढंग से ये समझाने की कोशिश करूंगा कि कुंडली को देख करके पहली ही नज़र में आप बता सकते हैं कि वास्तव में आपका अच्छा समय कब आएगा। मैं कोई आपको किसी शास्त्र की चौपाई या योग नहीं बताऊंगा। मेरी आदत है, मेरे सभी वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैं कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देता हूं, क्योंकि यदि आप रट्टा ना मार करके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो फिर आपको किसी के पास ना जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ज्योतिषी के पास ना पूछने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो हम ये वीडियो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आप वीडियो देखते तो हैं लेकिन आप उसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आता तो आप उसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें मेरा केवल एक ही आपसे निवेदन है कि कृपया आपने क्यों उसे डिसलाइक किया है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए हम अपना वीडियो अब शुरू करते हैं। तो चलिए मित्रों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और आगे चल करके मैं आपको एक मिथुन लग्न का चार्ट दिखाऊंगा। याद रखिएगा वह चार्ट एक जातक का है जो एक प्रकार से उसने अपना नाम और पता गुप्त रखने को कहा है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली यूट्यूब के इसी प्लेटफॉर्म पर हमारे लकी एस्ट्रो चैनल पर विश्लेषित की जाए और आपका नाम और पता गुप्त रखा जाए, तो उसके लिए भी आप हमारे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपका 100% नाम और पता गुप्त रखा जाएगा और आपकी कुंडली का एक बृहद विश्लेषण इस YouTube के मेरे चैनल पर किया जाएगा। तो चलिए अब हम अपना चैनल शुरू करते हैं। देखिए, सफलता के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सफलता के लिए आप हमेशा याद रखिए कि सफलता एक कुल मिलाकर के अच्छा समय एक सापेक्ष अवधारणा है। आपके लिए सफलता कुछ और हो सकती है तो किसी दूसरे के लिए वही सफलता कुछ और हो सकती है। तो इस चीज़ को आप अपने पहले दिमाग पर बिठा लें, उसके बाद ही कुल मिलाकर इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो वास्तव में आपके वो चीज़ें समझ में आएगी। अब देखिए, जैसा कि आप कुल मिलाकर ये चार्ट देखने जा रहे हैं जो कि मिथुन लग्न के एक जातक का है, आपको ये चार्ट दिख रहा है। हम आपको बता दें कि इस चार्ट की जो जो ग्रह प्लेसमेंट है पहले आप उनको देख लीजिए। तो पहला रूल आप एक ये याद रखिएगा कि सबसे पहला रूल जो सफलता के लिए है वह है कुंडली में यह देखना कि योगकारी ग्रहों की महादशाएं कब आ रही हैं। याद रखिए, आपकी कुंडली चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, सभी ग्रह बहुत अच्छे बैठे हैं
लेकिन पता चला कि जो कैरियर निर्माण की आपकी उम्र है 20-21 साल से लेकर 30-35 साल तक, उस दौरान पता चला कि किसी अच्छे ग्रह की दशा ना आकर के एक अयोगकारी ग्रह की दशा आ गई, जिसके कारण से आपको सफलता नहीं मिली। मित्रों, ये मिथुन लग्न की कुंडली जिस जातक की है, आप देखते हैं इनके चतुर्थ भाव पे राहु चंद्रमा के साथ बैठा है, जो कि ग्रहण दोष बनाता है और बहुत बुरा माना जाता है। याद रखिए, जब ये लगभग 21 साल के थे तभी इनका राहु उसी समय महादशा चालू हुई, और कुल मिलाकर के ये दशा इनकी लगभग 18 साल की होती है। तो जब ये 39 साल के हो गए तब जाकर के इनकी महादशा समाप्त होती है। इसलिए ये पढ़ने में बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के थे। जो भी आपके द्विस्वभाव राशि के लोग होते हैं लग्न के, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे स्कॉलर होते हैं, लेकिन इनको अपने कैरियर निर्माण की उम्र में चूंकि सही दशाएं नहीं मिली, इसलिए इनमें सफलता नहीं मिली। आप अपनी कुंडली में देखिए कि कौन से ग्रह आप में योगकारी हैं और कौन से ग्रह अयोगकारी हैं। अगर योगकारी ग्रहों की दशाएं आपको मिलेंगी अपने जीवन में, किसी भी आपको उम्र में मिले, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। उदाहरण के रूप में मिथुन लग्न में योगकारी ग्रह कौन होता है? सबसे योगकारी ग्रह मिथुन लग्न में कुल मिलाकर शुक्र होता है। लेकिन मैं बता दूं कि ये उत्तरा फाल्गुनी में इनका जन्म हुआ है नक्षत्र में, तो सबसे पहले जन्म के समय इनकी सूर्य की दशाएं चली, तो आप जान सकते हैं कि इनको शुक्र की महादशा तभी मिलेगी जब ये 80 वर्ष के हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 80 वर्ष के बाद अगर वो दशा मिलती है तो उस समय जीवन में उसका क्या महत्व है। तो ये चीज याद रखिए कि आपको सफलता तभी मिलेगी, सबसे पहला रूल लिख लीजिए, जब सही महादशाएं जो भी योगकारी, अब ये तो मिथुन लग्न की कुंडली है, मान लीजिए वृष लग्न की होती तो वृष लग्न में योगकारी ग्रह कौन होता है? शनि और शुक्र। तो यदि उसकी महादशा आपको जब भी मिलेगी, चाहे वो महादशा मिले या अंतरदशा मिले, आपको 100% सफलता उस समय मिलेगी। तो ये तो रूल नंबर 1 रहा। अब मैं आपको रूल नंबर 2 बताए दे रहा हूं। याद रखिए, आपकी जिस लग्न की कुंडली है, ये मिथुन लग्न की है, तो मैं मिथुन लग्न से आपको बताता हूं। जिस भी लग्न की कुंडली है उस लग्न का स्वामी, ये मिथुन लग्न की कुंडली है तो इसका स्वामी हुआ बुध। तो बुध जहां पर बैठेगा, या जब भी बुध की महादशा आएगी, क्योंकि लग्नेश हमेशा शुभ होता है। मैं एक कॉन्सेप्ट आपको और बता दूं इसी बीच में। याद रखिए, एक लग्न होती है, एक राशि होती है। हम लोगों की आदत है कि हम हमेशा राशि को देखते हैं कि हमारी राशि क्या है, जबकि याद रखिए लग्न हमेशा आपके पक्ष में होती है, लग्नेश हमेशा योगकारी होता है। लेकिन जो आपकी राशि है या राशि स्वामी है, ये जरूरी नहीं है कि वह योगकारी ही हो। मैं इसका एक उदाहरण देकर आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई सिंह लग्न की कुंडली है, तो सिंह का स्वामी कौन हुआ? सूर्य। लेकिन आपकी राशि कुंभ है, तो कुंभ का स्वामी कौन है? शनि। तो सूर्य और शनि में कितनी मित्रता है? ये परम शत्रु हैं। तो निश्चित तौर पर राशि जो है वह आपकी योगकारी नहीं है, लेकिन आप लग्न हमेशा योगकारी होती है, और लग्नेश जो होता है वह हमेशा योगकारी होता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि लग्न या लग्नेश की, जो लग्नेश की महादशा जब भी आपको मिलेगी, निश्चित तौर पर वह सफलता का समय होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो आपको लग्नेश को पहले देखना है, राशि को मत देखिए, क्योंकि याद रखिए मैं YouTube पे बहुत देखता हूं कि राशि फल। अरे भाई, लग्न फल ही सबसे ज्यादा जरूरी है। लग्न ही आपको सब कुछ बता देती है कि आप जीवन में कितना सफल होंगे, कितना असफल होंगे। इसलिए लेकिन वह एक आभा मंडल बनाया गया है कि राशि फल देखना है, केवल हमको राशि फल देखना है। तो मैंने ये आपको 2 कॉन्सेप्ट ये कि आगे चल करके मैं आपको, चलिए तीसरी कॉन्सेप्ट भी हम अपनी शुरू करते हैं। देखिए, तीसरी कॉन्सेप्ट एक चीज और, ये तो मैंने आपको दशाओं के बारे में बता दिया। अब याद रखिए, लोगों का एक ही प्रश्न होता है कि महाराज आपने कहा था कि योगकारी ग्रहों की दशाएं आएंगी तो ये होगा वो होगा, लेकिन वैसा तो कुछ हो नहीं रहा है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अब मित्रों, लोगों का कहना ये है कि महाराज आपके बताए अनुसार हमारी योगकारी महादशा आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा।
तो मैं आपको ये बता दूं कुल मिलाकर के कि उसका मूल कारण ये होता है कि आपको मालूम है कि कोई भी अगर महादशा, मान लीजिए बुध की महादशा आ जाती है, जैसी यही आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है, तो जिस प्रकार एक मनुष्य की 4 अवस्थाएं होती हैं, वो बाल्यकाल में जाता है, पैदा होता है, शुरू में बच्चा, फिर बचपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है, उसी तरह आपके ग्रहों का भी यही हाल है। कोई भी ग्रह जो बाल्यावस्था में होते हैं, 2 या 3 4 शुरुआत में तो एक अंश से ही चलेगा ना आपका ग्रह, 1 से 30 अंश तक होते हैं, तो शुरुआत तो एक अंश से होनी है। याद रखिए, कोई भी ग्रह अपना पूर्ण फल तब देता है जब वह युवावस्था में आता है, अर्थात कम से कम 12 से 13 डिग्री और 22 से 23 डिग्री तक। तो जो भी आप मोटा मोटी हिसाब लगा लें कि 12 डिग्री से 23 डिग्री तक जब वह इनके बीच में आएगा, कोई ग्रह इस डिग्री पर आएगा, तब वह 100% आपको अच्छा लाभ देगा। लोग इतना अधीर हो जाते हैं कि बिल्कुल पहले दिन से ही हमारे अच्छे दिन चालू हो जाने चाहिए, पहले दिन से ही ग्रह को पूरा फल दे देना चाहिए। लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं होता। झूठ बोलने को कुछ भी बोल दिया जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि जब आपका ग्रह युवावस्था में आएगा तभी आपको उसके पूर्ण फल मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। तीसरी बात, चौथी बात, आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि आपकी कुंडली में जो योगकारी ग्रह है वह मृत अवस्था, मतलब वृद्धावस्था या बाल्यकाल का नहीं होना चाहिए कि ये वो 1 या 2 डिग्री का हो या अंतिम में जाकर 28 या 29 डिग्री का है। अगर वो योगकारी है, उसकी दशाएं आ गई तो परिस्थितियां आपकी बेहतर होंगी, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन अब वो कितनी बेहतर होंगी यह उसकी स्ट्रेंथ पर पता चलेगा। चूंकि अगर आपके ग्रह में स्ट्रेंथ नहीं है तो आप ये मानिए कि उतना लाभकारी वो नहीं होगा। आपको इन सच्चाई का, ये जो कड़वी सच्चाई है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अब जो 5वीं कॉन्सेप्ट है वो भी सुन लीजिए। कुल मिलाकर इस कुंडली में आप देख रहे हैं जो चतुर्थ घर है, जहां पर चंद्रमा लिखा हुआ है, कन्या राशि है। आप याद रखिए कि कभी भी अगर चंद्रमा राहु या शनि के साथ बैठा है तो एक चीज सूत्र जरूर याद रखिए कि चंद्रमा मन के सुख का स्वामी है और राहु और शनि मन के दुख के स्वामी हैं, फ्रस्ट्रेशन के स्वामी हैं। याद रखिए, अगर सुख के साथ दुख का मिलाप हो जाएगा तो आपका मन कभी कंसंट्रेट नहीं करेगा। तो यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं या कोई ऐसा बौद्धिक कार्य करते हैं जिसमें कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत है, तो उसके लिए मैं आपको एक रेमेडी बताता हूं कि अगर आपकी कुंडली में, आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा कि किसकी किसकी कुंडली है जिसमें चंद्रमा के साथ शनि या राहु बैठे हुए हैं। यदि या चतुर्थ घर में शनि और राहु बैठे हैं जो कि चंद्रमा का है, आप कमेंट करके बताइएगा और देखिएगा कि आपका मन कभी ज़्यादा एकाग्र ना हो पाता होगा। इसके लिए आपको मेरी एक सलाह है कुल मिलाकर कि जिनकी कुंडली में ये स्थिति है वह एक उपाय जरूर करें। देखिए, चौथा घर आपका जन्म स्थान का एक प्रकार से घर होता है जहां आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं। कोशिश करिए कि अगर आपकी कुंडली में ऐसी कोई स्थिति है कि चंद्रमा के साथ राहु या शनि आए हुए हैं, या इस घर में चंद्रमा नहीं भी है चतुर्थ घर में, लेकिन राहु और शनि बैठे हुए हैं, याद रखिए आपको एक ही काम करना है कि अपने घर से जितनी ज़्यादा दूर आप जा सकें, अब वो दूर आप अपने से एडजस्ट कर सकते हैं, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलो, जितनी दूर जा कर के आप काम करेंगे, याद रखिए आपका मन उतना ही एकाग्र होगा और आप उतना ही जीवन में सफल होंगे। तो ये मैंने आपको 5वां एक सूत्र बताया है। अब 6वां सूत्र और याद रखिएगा कि कुंडली में सफलता का जो भाव है वो 5म भाव होता है और कंपटीशन में जो सफलता का भाव होता है वो 6वां भाव होता है। माना कि लोग 6वें भाव को रोग, रिपु और शत्रु के लिए ज़्यादा जानते हैं, ऋण के लिए, लेकिन वास्तव में ये कंपटीशन में सफलता का भी भाव। अब आपको देखना है कि जो आपके पंचमेश और खष्टेश हैं और तीसरे नंबर पर जो आपका भाग्य का स्वामी है वो वास्तव में कहाँ पर बैठा है और उसका क्या रोल है। जब भी इनकी दशाएं आएंगी, खासतौर से पंचमेश और आपके नवमेश की जब भी आपको दशा मिलेगी, क्योंकि याद रखिए मेहनत आप कितनी भी कर लीजिए, अगर भाग्य आपका साथ नहीं देगा तो मेहनत काम नहीं आएगी, और अगर भाग्य साथ देगा तो आप कम से कम मेहनत में भी बहुत आगे निकल सकते हैं। इस चीज को भी आप जरूर ध्यान दीजिए।
मित्रों, मैं अब आपको छठवां सूत्र बता दूं। देखिए मित्रों, आपको एक काम और करना है। लग्न को इसलिए जरूरी मैं कहता हूं कि आप अपनी लग्न देखिए कि वो चर स्वभाव में है या स्थिर स्वभाव में है या द्वि स्वभाव है। जैसे आप ये मिथुन लग्न की कुंडली देख रहे हैं, ये द्वि स्वभाव राशियों में आती है। तो अगर आपकी लग्न दो स्वभाव है, याद रखिए, अगर आपकी लग्न दो स्वभाव है और राशि भी द्वि स्वभाव है, इसकी कन्या राशि है इस कुंडली में जो चार्ट आप देख रहे हैं, तो द्वि स्वभाव अगर राशि भी है और लग्न भी है तो याद रखिए द्वि स्वभाव का मतलब होता है अनिर्णय, संशय, द्वंद्व की स्थिति में पड़ा रहना। जो भी जातक, आप मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि कितने ऐसे जातक हैं जिनकी लग्न भी द्वि स्वभाव है, राशि भी द्वि स्वभाव है और उनका हमेशा एक बर्ताव रहता होगा कि वह हमेशा संशय और द्वंद्व में पड़े रहते होंगे। वो सही समय पर सही निर्णय कभी ना ले पाते होंगे, जिसके कारण भी उनका अच्छा समय कभी नहीं आ पाता है। तो जो भी द्वि स्वभाव राशि के लोग हैं और लग्न के लोग हैं, याद रखिए वो द्वंद्व की स्थिति से बचना चाहिए। अनिर्णय की स्थिति से, संशय की स्थिति में उनको सही समय पर सही निर्णय लेना होगा, तभी जीवन में सफलता उनको प्राप्त होगी। इस चीज का होगी। और याद रखिए, अब मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। माना कि अभी और भी सूत्र हैं कामयाब होने के, लेकिन उनकी चर्चा हम किसी अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर मैं उसको बताना शुरू करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मित्रों, अंत में आपसे यही निवेदन है कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मेरा यही निवेदन है। और जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छे समय से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न हो तो कृपया उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं 100% आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। अगर आप कुंडली के द्वारा विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वो भी मैं करूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।